नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम चालू करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में, है ना। किसके बारे में? राष्ट्रपति मतलब भाग 5। क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 5 की तरफ चलने वाले हैं। आइए बात करते हैं। आज हम भाग 5 चर्चा करेंगे। और देखिए, भाग 1 में हमने बात की थी भारत एवं उसके संघराज क्षेत्र, 2 में बात कर ली है उसकी नागरिकता, तीसरे में बात कर ली थी मौलिक अधिकार, भाग 4 में बात कर ली थी हमने डीपीएसपी, भाग 4A में बात कर ली है मूल कर्तव्य। आज बात करने वाले हैं भाग 5। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भाग 5 है उसमें कहां से कहां तक आर्टिकल दिए गए हैं। तो ये चालू होता है राष्ट्रपति से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 से चालू होता है, से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। कहां तक? 151 तक, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक हम इस पर चर्चाएं करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम इस पर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, कहां से कहां तक? 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसमें चर्चाएं करेंगे। ठीक है, भाग 5 में क्या लिखा है? क्या इसका नाम क्या है? तो नाम है संघ का शासन। क्या लिखा है नाम? संघ का शासन। इसका नाम क्या है? संघ का शासन। संघ मतलब आपके सेंटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, महान न्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट। इन सब के बारे में हमें भाग 5 में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं राष्ट्रपति। किसके बारे में? भारत के राष्ट्र। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति किस भाग में है? तो आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के कहां पर है? भाग 5 में है। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया? जो राष्ट्रपति का पद है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। 52 में क्या लिखा है कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। कहां लिखा है? 52 में। फिर हम बात कर लेते हैं 53, जिसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति 52 हो गया, 53 हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में हम बात करते हैं आर्टिकल 55, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किसमें है? 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 की हम बात कर लेते हैं। तो 57 क्या है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। अनुच्छेद 58, आर्टिकल 58 की हम बात करते हैं तो क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता। आर्टिकल 59 में है क्या दोस्तों? शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं? 60 में है दोस्तों शपथ। राष्ट्रपति पद की शपथ। 52 में राष्ट्रपति है, 53 में कार्यपालिका, 54 में चुनाव, 55 में चुनाव की प्रक्रिया, 56 में कार्यकाल हो गया। 57 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 57 में आपके पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं हो गई। 58 में चुनाव लड़ने की योग्यता, 59 में शर्तें हैं, है ना, और 60 में शपथ हो गई। ठीक है, 61 राष्ट्रपति का महाभियोग है। राष्ट्रपति का महाभियोग, तो महाभियोग कहां पर है? 61 में है। तो 61 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 72 में है क्षमादान शक्ति। कौन शक्ति है? क्षमादान। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 143, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की शक्ति। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राय लेने की शक्ति। फिर है राष्ट्रपति का अध्यादेश।
राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। जी सर, किसे आ गया है, किस आर्टिकल में किया गया है सर? अभी आपने बताया कि लिखा है आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए 52 में। तो जब किसी का उल्लेख संविधान में किया जाता है तो ऐसे पद को संवैधानिक पद कहते हैं। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख है। तो भारत का पहला नागरिक भी है ना। तो राष्ट्रपति देश का क्या है? संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान रखिएगा। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आपके घर में आपके दादाजी होंगे, एक होंगे आपके दादाजी, नहीं होंगे थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करिएगा। एक है दादाजी और एक है पिताजी। आपके घर के जो मुखिया, अगर मैं कहूं कि सबसे बड़े कौन है, तो अगर आपने कहा कि सर मेरे घर में दादाजी सबसे बड़े हैं, तो दादाजी की स्थिति राष्ट्रपति के समान होती है और पिताजी की जो स्थिति है प्रधानमंत्री के समान होती है। तो मैंने कहा कि तो घर की संपूर्ण शक्ति किसके पास है? तो आप कहोगे सर दादाजी के पास है। मैं कहा वास्तविक शक्ति किसके पास है? ये तो भाई डिसीजन लेते हैं मान लो, पर इस डिसीजन को बनाता कौन है? तो मैंने एक शब्द में कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो आपने कहा राष्ट्रपति। मैंने कहा वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो मैं थोड़ा इसको लाइन को डिफाइन करूंगा। देखो कैसे, ये तो बेसिक से ऊपर पूछ दिया, अब डेप्थ पूछेगा कैसे। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अब पूछेगा वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो एक बन जाएगा नाम मात्र, नाम मात्र की शक्ति, और एक बन जाती है वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति। तो नाम मात्र की शक्ति किसके पास है? नाम मात्र की शक्ति जो है वह आपके राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। और जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वह प्रधानमंत्री के पास होती है। ऐसे ही पूछेगा कि बताओ वास्तविक शक्ति किसके पास है? तुमको प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिया इसमें? क्योंकि इसमें लिखा है मंत्री परिषद। किसके पास होती है? मंत्री परिषद के पास। और मंत्री परिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद 3 में संघ की कार्यपालिका शक्ति लिखी हुई है। तो अब इसको राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। डिस्कशन कर चुके हैं। डिस्कशन कर बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन मंडल, जैसे आप लोग शादी वादी में जाते हो तो किस किस को लेके जाना है ना, वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, इस प्रक्रिया को निर्वाचन मंडल कहते हैं। कि कौन कौन भाई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, ऐसा नहीं कि सबको बुला लेंगे, है ना, तो कोई ना कोई तो भाग लेगा। वैसे ही 54 में लिखा है निर्वाचन मंडल। तो सबसे पहले संसद के दोनों सदन, मतलब दोनों सदन कौन कौन से? एक सदन है लोकसभा। एक सदन कौन सा है? एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित पीपल, इलेक्टेड पीपल, निर्वाचित सदस्य। कौन सदस्य? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। पहला लाइन, इसके लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड पीपल की बात कर रहा हूं। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये दो पहले से चले आ रहे हैं। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, है ना, दिल्ली और पुडुचेरी को, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा, वैसे दिल्ली और पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिखो केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु फर्क इतना है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में इनके पास खुद की विधानसभा है। तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो, शुरुआत की दोनों चीजें संविधान में पहले से थी, में जोड़ी गई है। तो जब संविधान में कोई चीज जोड़ी जाती है या हटाई जाती है, उसके लिए संविधान संशोधन करते हैं। तो इसको लास्ट में जोड़ा गया है, तो इसको 70वें संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन हुआ है आपके 1992 में। तो 70वां संविधान संशोधन 1992 में। बबुआ, दो चीजें होती हैं, पता है? पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है, एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। क्या होता है? मनोनीत। मतलब जिसको लोकसभा में, राज्यसभा में चुनाव के माध्यम से भेजा जाता हो, चुनाव के माध्यम से, ऐसे सदस्य को बोलते हैं निर्वाचित सदस्य। देखो, निर्वाचित पीपल किसे कहते हैं? जिनका चुनाव हुआ है। क्या हुआ है? जिनका चुनाव हुआ है या जिनका निर्वाचन हुआ है। निर्वाचन को ही चुनाव कहा जाता है ना, जिनका निर्वाचन, जिसको चुनाव ही कहते हैं, जिसका निर्वाचन अर्थात चुनाव हुआ हो। मतलब इसका तात्पर्य है
कि चुनाव की प्रक्रिया हुई हो। पहली बात, एक होता है मनोनीत सदस्य, निर्वाचित समझ में आ गया। एक होता है मनोनीत सदस्य, है ना। इसका चुनाव नहीं होता, इसका मनोनयन होता है, मतलब इसको चुन लिया जाता है। जिसको चुना गया हो, जिसको चुना गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मनोनीत सदस्य। तो जैसे बेटा, अब मेरी बात को समझना, मैं एक एग्जांपल दूंगा, है ना। निर्वाचित की जो स्थिति है, ये अरेंज मैरिज। कैसी स्थिति? अरेंज मैरिज स्थिति है कि जब शादी हो रही है लड़की की, तो पूरे घर वालों को लड़का पसंद आ रहा है। अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है, सभी का योगदान है, मतलब निर्वाचन टाइप का। और मनोनयन का तात्पर्य है कि लड़की ने पहले ही सेटल कर लिया है, ठीक है, उसने उसको चुन लिया है, पहले से ही मनोनीत हो गया है, घर वालों को पसंद हो या ना हो, है ना। हाँ, चाहे दांत हो, उबड़ हो, खाबड़ हो, करिया हो, गोरा हो, कलूटा हो, जैसो है वही को है। अब उन्हें कह दो कि पप्पा इतनी शादी करें हम, नहीं तो 9 2 11 हो जाए। भाग लेते हैं। पहला, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? 28 राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। क्या भाग लेते हैं? सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और तीसरा है कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इसमें एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, पता है क्या आपको? इन तीनों चीजों में क्या कॉमन दिख रहा है? पहले चीज की कॉमन ये है कि सर, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं। मैंने कहा ये बात ठीक है। सभी राज्यों की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी को बाद में शामिल किया गया, परंतु इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं। तो सर जी, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते क्या? मैंने कहा नहीं, और यही बात है कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो, यहां तक की बात क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की क्या प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया तो होगी। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जनता भाग लेती है? नहीं। आप कभी वोट डालने गए हो कि भैया चलो राष्ट्रपति का चुनाव होता हो? तो जब जनता वोट नहीं डालती तो ऐसे चुनाव क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसा चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट चुनाव, जिसमें जनता भाग नहीं लेती। अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? जिसमें जनता भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्या होता है? इसी को अनुपातिक भी कहते हैं, इसी को समानुपातिक भी कहते हैं, कोई इशू नहीं है। दोस्तों, देश में चुनाव 2 तरीके से होते हैं। जैसे आप कभी लोकसभा के वोट करने गए हो, या कभी आपने अपने विधानसभा के क्षेत्र का का वोट दिया हो। देखो, लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं सांसद, विधानसभा में बैठते हैं विधायक। या कभी आपने सांसद या कभी आपने अपने सरपंच का वोट करने गए हो, पंचों का वोट करने गए हो, या महापौर का वोट करने गए हो, या पार्षद वगैरह का जब चुनाव होता है। कैसे चुनाव होता है इन सब का चुनाव? इन सब का चुनाव ये सिंपल सा होता है सर। मैंने कहा कैसे? बोले सर, जैसे 100 लोग हैं, मान के चलिए किसी भी क्षेत्र में 100 लोग हैं, कुल जनसंख्या 100 लोग है, समझ लीजिए कि इन लोग का चुनाव कैसे होता है। मैंने कहा 100 लोग हैं कुल। मैंने कहा ठीक है। बोले सर 4 लोग खड़े हैं चुनाव में। कितने लोग खड़े हैं? 4 लोग 4 पार्टी से खड़े हैं। ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, डी खड़ा है। तो मैंने कहा चुनाव कैसे होगा? बोले सर जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही चुनाव जीत जाएगा। मान के चलो ए को मिल गए 20 वोट। कितने? 20। इसको सर 25 वोट मिल गए, और इसको भी 25 वोट मिल गए। कितने? 25 वोट मिल गए। और एक डी को मिल गए 30 वोट। कितने हो गए टोटल? इन टोटल 100 हो गया। मैंने कहा जीता कौन? आपको सर जीतना क्या है? क्लियर है, डी जीत गया क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा वोट है। मैंने कहा जीता कौन? तो आप कहेंगे सर डी नंबर, ये जो डी नाम का जो व्यक्ति है ये जीत गया। मैंने कहा कैसे जीता? बोले सर सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ विधायक तो ऐसे ही बनते हैं, सांसद तो ऐसे ही बनते हैं कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही जीत जाएगा। दिमाग क्या लगाना सर इसमें से? मैंने कहा ये बताओ, थोड़ा लॉजिकल बात करें हम, थोड़ा सा। हमने कहा लॉजिकल बात कर लेते हैं। मैंने कहा कितने लोगों ने वोट दिया? बोले सर 100 लोगों ने। इसको कितने वोट मिले जीतने वाले को? आपने कहा सर जीतने वाले को 30 वोट मिले। कितने वोट मिले? आपने कहा सर जीतने वाले को 30 वोट मिले, कोई दिक्कत की बात थोड़ा है। कितने? 30 वोट। मैंने कहा कितने लोगों ने वोट किया? आपने कहा सर 100 लोगों ने वोट किया। तो मेरी बात को समझिए, कितनी स्थिति खराब है हमारे देश की। ऐसे ही चुनाव होता है। कितने वोट मिले हैं? 30। इसको कितने लोगों ने रिजेक्ट किया है?
70 लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। इसे 70 लोगों ने रिजेक्ट किया है। हमारे देश में ऐसी चुनाव प्रक्रिया होता है। 70 लोगों ने रिजेक्ट किया है, 30 लोगों को ऐसे वोट मिला है, तब भी ये चुनाव जीत गया है। पर राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं होता है। पर राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रक्रिया पर नहीं होता है। तो हम राष्ट्रपति के चुनाव को एक तरीके से समझेंगे, और राष्ट्रपति का जैसा चुनाव होता है सेम वैसे ही राज्यसभा में चुनाव होता है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया दोस्तों नाम है समानुपातिक प्रतिनिधि या अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा दोस्तों अलग मैटर है। कैसा मैटर है? अभी जो मैंने आपको चुनाव प्रक्रिया बताई थी ABCD करके, उसमें ये हुआ करता था कि आप वोट डालने गए, 4 लोग खड़े हैं अलग अलग पार्टी से, आपको A नंबर वाला पसंद है, आप जाकर उसमें वोट डालाए। किसी को B पसंद है, आप उसमें वोट डालाए। किसी को C पसंद है, उसमें वोट डालाए। किसी को D पसंद है, उसमें वोट डालाया। पर इसकी अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा अलग तरीके से कहानियां होती है। देखो, मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 4 लोग खड़े हैं। A खड़ा है, B खड़ा है, C खड़ा है, D खड़ा है। कितने लोग खड़े हैं? 4 लोग खड़े हैं। A भी खड़ा है, B भी खड़ा है, C भी खड़ा है, D भी खड़ा है। 4 लोग खड़े हैं कि एक व्यक्ति जब वोट करने जाता है वो चारों को वोट देता है, पर प्रायोरिटी बेस वोट देता है। जैसे आपको पहले B, यहाँ प्रायोरिटी होता है। जैसे आप राष्ट्रपति के चुनाव वोट डालने जाओगे, जैसे मैं वोट डालने मान लो गया, मैं सांसद हूँ, मुझे लगा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि B भारत का राष्ट्रपति बने, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इसको रखी। पर मैं जैसे ही वोट डाल के आऊंगा तो मुझे रोक लिया जाएगा कि आपने B को चुन लिया है, सेकंड चुनिए किसको चुनना है। मैंने कहा अगर B नहीं बना तो मैं चुनना चाहता हूँ D बने। सेकंड पोजीशन पर मैंने इसको रखा, मैंने थर्ड पोजीशन पर इसको रखा, फिर मैंने फोर्थ पोजीशन पर इसको रखा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जीवन में कभी नहीं बोलेगा, इसलिए ट्रिक बताया आपको। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ? राष्ट्रपति के चुनाव में आपको वोटिंग सबको प्रेफरेंस बेस देनी पड़ेगी, सबको प्रेफरेंस के आधार पर करनी पड़ेगी। आ गया? तो किसके आधार पर दोस्तों? प्रेफरेंस बेस के आधार पर चुनाव राष्ट्रपति का होता है। अच्छा, प्रक्रिया समझ में आ गई? ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता के आधार पर वोटिंग होती है। चलिए एक बात और भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कितनी रुपए RBI जमा कराता है, कोई बताना चाहेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में एक बॉन्ड राशि भरवाई जाती है, बॉन्ड भरवाया जाता है। जैसे मान लो मेरे को भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो जब मैं चुनाव लड़ूंगा ना तो मुझे बॉन्ड भरना पड़ेगा। कितने रुपए की बॉन्ड राशि भरवाई जाती है? 15,000 रुपए की राशि। तो 15,000 रुपए की राशि जो है ये RBI भरवाता है। और अगर आपके कुल वोटों का, कुल वोट आपको मान लो 100 पड़े, कितने पड़े? मान लो 100 लोगों ने कुल वोट किया राष्ट्रपति का, और इसका मान के चलो आपको 1/6% वोट कम मिले, 1/6 से परसेंट से वोट कम मिले, तो ये RBI जब्त कर लेगा, ये 15,000 रुपए देगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए, कितने रुपए की बॉन्ड राशि भरवाई जाती है? 15,000 रुपए की राशि। तो 15,000 रुपए की राशि जो है ये RBI भरवाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, 15,000 रुपए तुमने जमा कर दिए, और अगर आपके कुल वोटों का, कुल वोट आपको मान लो 100 पड़े, कितने पड़े? मान लो 100 लोगों ने कुल वोट किया राष्ट्रपति का, और इसका मान के चलो आपको 1/6% वोट कम मिले, 1/6 से परसेंट से वोट कम मिले, तो ये RBI जब्त कर लेगा, ये 15,000 रुपए देगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 1/6 वोट कम पड़ने पर यह राशि RBI जब्त कर लेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने अनुमोदक होते हैं, कुल कितने प्रस्तावक होते हैं? 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। ठीक है, तो कितने हैं? 50 अनुमोदक होंगे और 50 प्रस्तावक होंगे। सर ये क्या होता है अनुमोदक और प्रस्तावक? जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो मान के चलिए मुझे भारत का राष्ट्रपति बनने का चुनाव लड़ना है, ठीक है, मेरा नाम है शुभम, तो मैं भाई किसके पास जाऊंगा? सांसदों के पास जाऊंगा या विधायकों के पास जाऊंगा जो वोटिंग करने वाले हैं, और मैं इनसे समर्थन मांगूंगा। मेरा फॉर्म होगा कि भाई मुझे समर्थन दे दीजिए आप लोग कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? चुनाव लड़ सकता हूँ। तो जैसे मान के चलिए आप सभी को वोट करना है, तो मैं आप सांसद हैं या विधायक हैं, लोकसभा राज्यसभा में सांसद बैठेंगे और विधानसभा में विधायक बैठेंगे, तो मैं सांसद या विधायक के पास जाके कह सकता हूँ कि भाई आप मुझे क्या कर दीजिए, अनुमति दे दीजिए कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। तो मुझे कम से कम 100 लोगों की अनुमति चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। कितने लोगों की? 100 लोगों की अनुमति चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। जब तक मुझे 100 लोग की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, ध्यान रखिएगा। तो 50 अनुमोदक बनाए गए हैं और 50 प्रस्तावक बनाए गए हैं। 50 अनुमोदक बनाए गए हैं और 50 प्रस्तावक बनाए गए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है ये वाली लाइन। अच्छा एक बात और भी ध्यान रखिए, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और चुनाव से संबंधित अगर विवाद हो जाता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के
चुनाव के संबंध में यदि विवाद हो जाता है, यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो इसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले हमने बात क्या किया? आज हमने बात की कि भारत का राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से भारत में राष्ट्रपति लिया गया है। आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कैसी? नाम मात्र की। वास्तविक शक्ति किसके पास है? मंत्री परिषद के पास है। मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का समूह को ही मंत्री परिषद कहा जाता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। फिर दोस्तों हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। तीनों सेनाओं का यह प्रमुख होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का यह प्रमुख होता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने बात की राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति जो है वह आपके निर्वाचन की हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो सर सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी भाग लेगा वो निर्वाचित होगा। पहली बात तो में ये ध्यान रखना है कि सर राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी भाग लेगा वह निर्वाचित होगा। क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? एग्जामिनर फंसाएगा और वो आपसे कहेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है? केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? क्या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? जी सर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? जी सर। क्या दिल्ली और पुडुचेरी पहले से संविधान में था? क्या दिल्ली और पुडुचेरी पहले से संविधान में था राष्ट्रपति के चुनाव में? क्या दिल्ली और पुडुचेरी पहले से था संविधान में? नहीं था। सर नहीं था तो इसको जोड़ा गया होगा? जी सर, 70वें संविधान संशोधन 1992 में। अच्छा, दिल्ली और पुडुचेरी को ही क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए शामिल किया गया क्योंकि सर इनके पास ये केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ इनके पास विधानसभा है। क्या है? इनके पास विधानसभा है। तो इसलिए दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? भाग लेते हैं। तो 70वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली और पुडुचेरी और भारत के सभी राज्यों के क्या निर्वाचित, क्या मनोनीत? राज्यों के निर्वाचित की मनोनीत? निर्वाचित। कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित भाग लेते हैं। क्या मनोनीत लोग भाग लेते हैं? क्या मनोनीत सदस्य भाग ले रहे हैं? नहीं सर। कहीं भी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य आ रहा है? नहीं आ रहा। आ रहा है? नहीं आ रहा। मनोनीत कौन होता है? जिसका मनोनयन किया गया हो। निर्वाचित वो होता है जिसका चुनाव किया गया हो। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट करती है? नहीं करती। जिस चुनाव में जनता वोट नहीं करती ऐसे चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, इनडायरेक्ट चुनाव कहा जाता है। कौन वोट करता है? इनडायरेक्ट। तो कौन वोट करता है? लोकसभा, राज्यसभा में बैठने वाले लोग। तो लोकसभा एवं राज्यसभा में बैठने वाले लोगों को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। और विधानसभा में बैठने वाले लोगों को विधायक कहते हैं। तो आपने किसको चुना था? जब आपके क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपने अपने विधायक को चुना था। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आपने सांसदों को चुना था। जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे सांसद, जब मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े तो विधायक। याद आ रहा है कुछ? विधायक मतलब विधानसभा, मुख्यमंत्री। सांसद मतलब प्रधानमंत्री लोकसभा के रूप में। क्लियर? तो आपने अपने सांसदों को चुना और आपने अपने विधायकों को चुना। आपके सांसद और विधायक जाकर के राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। समझ में आया? कौन चुन रहा है? आपके सांसद और विधायक जाकर राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। एमपी और एमएलए, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। चलिए अब ये बताइए दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से कोई विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए तो इसका अंतिम फैसला कौन लेता है? इसका अंतिम फैसला कौन लेगा? हाई कोर्ट लेगा कि सुप्रीम कोर्ट लेगा? हाई कोर्ट लेगा कि सुप्रीम कोर्ट लेगा? अंतिम फैसला कौन लेता है? सर अंतिम फैसला लेता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय इसका अंतिम फैसला लेता है। ठीक है, अभी बताइए क्या राष्ट्रपति के चुनाव में कितने रुपए की राशि जमा कराते हैं? 15,000 रुपए की राशि जमा करवाई जाती है। कौन जमा करवाता है? आरबीआई जमा करवाता है। कितने अनुमोदक है? सर 50 अनुमोदक है। कितने प्रस्तावक है? सर 50 प्रस्तावक है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कितने? 1/6 से अगर कम वोट प्राप्त कर रहे हो तो 15,000 रुपए की राशि कौन जमा कर लेगा? आरबीआई जमा कर लेगा। ठीक है, क्यों जमा कराता है?
कोई भी उड़कर चुनाव लड़ने ना आ जाए, है ना। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव? कौन कराता है भारत में राष्ट्रपति का? निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? लिख लो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। रेड पेन। कौन कौन से आर्टिकल है जिन्हें गांधीवादी अनुच्छेद कहते हैं? कौन से आर्टिकल है जो गांधीवादी अनुच्छेद कहते हैं? गांधीवादी अनुच्छेद के रूप में जाने जाते हैं। देखो 40 तो आप बचपन से जानते आ रहे, जब से पढ़ा है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत, है ना, दिमाग में चलना चाहिए। अनुच्छेद 40 इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 47 पोषण आहार मादक पदार्थ। गांधी जी इसमें मादक पदार्थों के प्रतिबंध की बात करते हैं। मादक पदार्थ, कि मादक पदार्थ पर रोक लगनी चाहिए। 48 क्या कहते हैं महात्मा गांधी? दुधारू पशु, ना, गौवंश पर प्रतिबंध, गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्ग। SC ST दुर्बल वर्ग याद आ रहा है? शॉर्ट मैंने चीजें बताई थी कि आपको सब भूल जाएगा बस। पंचायती राज व्यवस्था 43 से। लो भाई, यह पूरे गांधीवादी ऑडियो आर्टिकल। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।